असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल आईसीआर से लेके डायरेक्टर कमिश्नर हॉर्टिकल्चर, कमिश्नर एग्रीकल्चर, भारत सरकार कुछ पदों पे नीति निर्धारण का कार्य इन्होंने किया, और जिसकी वजह से आप जानते हैं कि आज भारत देश आने की बात आती है तो बागवानी का नाम जो है हमारे सामने सबसे पहले निकल करके आता है। और इसी चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने इस चीज़ का महत्व देखा कि बागवानी को जो है हमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और हमें हमारे किसानों का जो है लाभ कैसे हो वो सोचने की ज़रूरत है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी हरियाणा सरकार ने बागवानी के ऊपर एक विशेष तौर पर एक यूनिवर्सिटी स्थापित की 2016 में। तो इस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आप सब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी बनी है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में और साथ साथ प्रसार के क्षेत्र में कैसे जो है उत्कृष्ट काम कर सकते हैं। और इस यूनिवर्सिटी का जो मेन उद्देश्य यही है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छा से अच्छा हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको तैयार करें, और बागवानी के जो विशेषज्ञ इस यूनिवर्सिटी से तैयार होकर के जो है न केवल राज्य के जो है उत्पादन में, जो बागवानी का उत्पादन है उसको बढ़ाने में योगदान करेंगे, साथ साथ में गुणवत्ता बढ़ाने में भी योगदान करेंगे। जो दूसरी बात आती है रिसर्च की, अनुसंधान, जो हमारा अनुसंधान का दूसरा क्षेत्र है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो हमारे रिसर्च गैप के रूप में होते हैं, और उन क्षेत्रों पर जो है हमें रिसर्च और अनुसंधान करने की ज़रूरत है जिससे कि किसानों को फ़ायदा मिल सके। जैसे कि बात आती है कि हम किस तरह की फसलों का चुनाव करें, किस तरह के क्षेत्र में करें, किस तरह की जो है प्रोडक्शन सिस्टम होना चाहिए, और कहाँ जो है गैप है, उन गैप को जो है फिलअप करने के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनते हैं और उन पर अनुसंधान कार्य होता है। साथ में बहुत सारी ऐसी तकनीक है जो पहले से ही बन करके तैयार है, और कुछ चीज़ें बन करके तैयार होंगी जो निकल करके तकनीक जो है सामने आने वाली है। उस तकनीक का प्रचार प्रसार कैसे हो और वो किसानों तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, तो वो सभी चीज़ें मैंने अभी तीनों मुद्दों के बारे में आपसे बात की है, जिसमें शिक्षा की बात भी आ गई, और हमारे पास अनुसंधान की बात भी आ गई, और प्रसार की बात आ गई। तो इस विषय के साथ साथ हमें जो अपना एजेंडा है वो हमें हरियाणा सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो एजेंडा है कि बागवानी के क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे हो, और बागवानी के क्षेत्र में हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले, जिससे कि ना केवल हम अपने राज्य की मांग को पूरा कर सकें, उसके साथ साथ हमें देश की जो हमारी बागवानी का जो बास्केट है उसको में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कंट्रीब्यूट कर सके। भारत सरकार के बहुत सारे ऐसे उपक्रम हैं जिसमें ये भी सोचा गया है कि हमें कुछ फल ऐसे हैं जिनको अभी भी जो है हम लोगों को दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, उसका जो है हम जो आयात है वो कैसे रोकें और निर्यात को बढ़ावा कैसे दे दें। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये आती है कि हमारी गुणवत्ता अधिक से अधिक कैसे हो, और तीसरा जो हम लोग ये सोच के चलते हैं, बहुत सारे ऐसे फल हैं, सब्जियां हैं, और ऐसी बहुत सारी फल वाली जो फसलें हैं, फल के साथ साथ फूल वाली फसलें हैं, और प्लांटेशन क्रॉप्स हैं कुछ, और साथ में मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स भी हैं। इन सभी फसलों को जो जो कि बागवानी के अंतर्गत आती हैं, उनके अंतर्गत नई नई किस्मों का विकास हो, और पूरा प्रोडक्शन सिस्टम बन करके तैयार हो, और साथ में हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को जोड़ते हुए हम कैसे इन चीज़ों को बढ़ावा दें, और मुख्य जो रूप से जो हमारा सेंटर में जो रहेगा किसान रहेगा, कि किसान को फ़ायदा अधिक से अधिक कैसे रहे, और जो भारत सरकार और हरियाणा सरकार का जो अपना हमारा कृषि से संबंधित और बागवानी से संबंधित जो एजेंडा है उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे, और इसी दिशा में जो है आगे बढ़ करके हम लोग बागवानी के क्षेत्र में इस केंद्र को, इस यूनिवर्सिटी को हम अपने आप में एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में, एक ऐसा विश्वविद्यालय के रूप में इसको स्थापित करेंगे जिसका कि एक नाम हो। क्योंकि अभी उत्तर राज्य में अगर आप देखोगे तो 3 ही बागवानी के विश्वविद्यालय हैं। उन 3 बागवानी के विश्वविद्यालयों में हम चाहते हैं कि इसका नाम नंबर 1 पर हो और इसकी टॉप रैंकिंग हो, और आने वाले समय में एक ऐसी यूनिवर्सिटी ये उभर करके सामने आए जिसका नाम जो है ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे भारत में, साथ में पूरे विश्व में जो है हम लोग इसका जो मैं ये कहूँगा कि मापदंड जो है स्थापित करें। मल्होत्रा जी, आपने किसान की आमदन की बात, एमएसपी, अभी जैसे कि आप बताते हैं कि एमएसपी का जो बात कर रहे हैं अभी इन दिनों ये विषय जो है बहुत ही चर्चा में है, और इसको जो है सीधा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के साथ जोड़ करके कहा गया, फसल विविधीकरण हम जिसको कहते हैं। फसल विविधीकरण की बात यह है क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्र है, आप देख रहे होंगे गेहूं, चावल,
पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे अधिक जो है इसको खेती हो रही है। इससे क्या हुआ कि हमारी जितनी भी ज़मीन है, इसका जो है एक तरह से जितने भी संसाधन है उनका दोहन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। दोहन होने की वजह से 91 ज़िले हमारे डार्क जोन में चले गए हैं। तो मैं तो ये एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो भारत सरकार की ये चिंता है और राज्य सरकार की ये चिंता है कि हम जितने भी हमारे संसाधन हैं उनका समुचित प्रयोग करके फसल विविधीकरण को बढ़ावा दें। और फसल विविधीकरण में बागवानी फसलें सबसे पहले सामने आती हैं और उससे जो है हम लोगों को विकल्प के रूप में लेके चलना है। और जो एमएसपी की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो वो न्यूनतम जो है समर्थन मूल्य कहा जाता है। अभी तक जो है ये 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है डिक्लेयर हुआ है, जिसमें 4 फसलें और भी आती हैं, जिसमें कोपरा, जूट, कॉटन, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन 23 जो है खाद्य फसलें हैं। तो इसका जो एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है, एमएसपी A2 प्लस FL। A2 का मतलब ये है कि जो हमारी इसकी जो कॉस्ट आती है, लागत आती है, उसके विषय में उसको मिला करके साथ में जो फार्म लेबर है उसको मिला करके जो उसका जो मूल्य निर्धारण होता है, उसके ऊपर 1.5 गुना जो है मूल्य रख करके जो है CACP ने उसको डिक्लेयर किया है। एमएसपी एक तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो बेस प्राइस के रूप में माना जाता है। उसको बेस प्राइस मान करके आगे जो है भारत सरकार उसको प्रोक्योर करती है, राज्य सरकार उसको प्रोक्योरमेंट करती है, क्योंकि हमें देश की खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हम गेहूं, चावल सही मात्रा में सबको उपलब्ध हो, क्योंकि खाद्य नीति एक प्रकार से चल रही है, उस नीति को मद्देनजर रखते हुए सरकार प्रोक्योरमेंट करती है। इसके साथ साथ जो विविधीकरण की मैं बात कर रहा था, इसमें अभी ये कहा गया है, जो चर्चा हो रही है कि एमएसपी पर जो है खरीदी होनी चाहिए। गेहूं और चावल की तो खरीदी हो रही है, मक्का, साथ में कॉटन यानी कि कपास और दलहनी फसलें, ये 3 वर्ग जो हैं इनको पहचान किया गया और चौथा इसमें डाला गया ऑयल सीड, जिसको हम तिलहनी फसलें कहते हैं। तो क्रॉप विविधीकरण जो है करने की ज़रूरत है। सरकार कह रही है कि हम ये जो 3 वर्ग बताए हैं, जिसमें एमएसपी की जो चर्चा अभी हो रही है, एक तो दलहनी फसलें, क्योंकि देश में दलहनी कुछ कमी है, हमारे यहाँ सेल्फ सफिशिएंसी के हम आसपास पहुँचे हुए हैं और सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता की तरफ हम जल्दी पहुँच जाएंगे। किसान इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें गारंटी मिलनी चाहिए। गारंटी सरकार सरकार को कोई नुकसान नहीं, और सरकार ने इस बात पर एग्री भी किया है कि दलहनी और मक्का और साथ में कॉटन, इसकी जो है खरीदी के लिए उन्होंने एश्योरेंस भी दिया है। वो बातचीत का विषय है, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा नीति से रिलेटेड बात है। उस पर नीति निर्धारण होती है केंद्र में, आप शामिल। इसको मैं सीधा वही बात कहूँगा जिससे मैंने शुरुआत की थी, फसल विविधीकरण। तो फसल विविधीकरण की तरफ जाना इसीलिए ज़रूरी है, इससे कि जितने हमारे संसाधन हैं कृषि के क्षेत्र में, उनका समुचित प्रयोग हो, सही प्रयोग हो, जिससे कि सतत खेती का बढ़ावा जो है हमें निरंतर रूप से आगे तक मिलता रहे। क्योंकि अभी जो रिक्वायरमेंट आप देख करके चलोगे, हमारे देश की रिक्वायरमेंट कितनी है, अभी तक हम खाद्यान्न फसलों की बात करोगे तो करीब 323 मिलियन टन खाद्यान्न फसलों का जो है देश में उत्पादन होता है। और हमारी मांग भी जो है लगभग इतनी ही है, क्योंकि इनमें से करीब 12 मिलियन टन तो हम चावल का जो है दूसरे देशों को भेजते हैं। गेहूं भी जो है करीब 2 से लेकर 8 मिलियन टन ज़रूरत के हिसाब से हम दूसरे देशों को भेजते हैं। इसी तरह से जो दलहनी फसलें हैं, करीब 10 लाख टन हमें दूसरे देश से मंगाना पड़ता है। उस पर फसल विविधीकरण करने की ज़रूरत है। किसान उसकी तरफ निकल करके सामने आएगा, इन फसलों को अपनाएगा, तो एक तो हमारे जितना भी संसाधन है वो बने रहेंगे लंबे समय तक जो आप बता रहे हैं फसल विविधि, किसान अपना भी रहा है। और अब बात जो है इसकी सीधा कई मुद्दों पर निकल करके सामने आ जाती है कि जो प्रोक्योरमेंट की बात अक्सर कही जाती है, तो प्रोक्योरमेंट अभी अक्सर जो है गेहूं और चावल के लिए होता है। तो लेकिन अभी सरकार ने एक तरह से ये भी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि अब हम दलहनी फसलों को भी लेंगे, मक्का को भी लेंगे और साथ में कपास को भी लेंगे, और उसका एश्योरेंस दिया है कि उसका जो है प्रोक्योरमेंट होगा। तो जब इसका एश्योरेंस हुआ है, प्रोक्योरमेंट होगा, तो निश्चित रूप से किसान इसको अपनाएगा और इसकी खेती को भी बढ़ावा देगा, जिससे कि हमारे संसाधन है वो बने रहेंगे और लंबे समय तक जो है उनका उपयोग होता रहेगा।